चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। सो आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेंगे। और लास्ट टाइम मुझे मतलब मेरी किसी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों के पास ज़्यादा स्टडी मटेरियल वगैरह नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट वीक बाय द नेक्स्ट वीक आप लोगों को मैं नोट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोवाइड करवा दूंगा। सो यू डोंट वरी अबाउट कि बुक्स अगर है नहीं है। अभी देखो जो टाइम जो चल रहा है उसमें अगर किसी के पास नहीं है तो भी नोट्स की वजह से आप लोगों का काम हो जाएगा। सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक यू विल गेट द नोट्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसके अंदर हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे विद द फ्रेमिंग कि किस तरह से जो सेटअप है हमारे संविधान के अंदर कौन कौन से अंग हैं और किस तरह से उनका जो वर्किंग जो है वो किस तरह से होता है। ओके, सबसे पहले मैं लूंगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अगर आप फ्रेमवर्क देखो तो कितने उसके अंग हैं। जैसे कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, विधायिका हो गई, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और लेजिस्लेशन है। ओके, बेसिकली ये तीन पार्ट हमारे जो संविधान के अंदर या हमारी वर्किंग के अंदर जो है सिस्टम के अंदर है। और कई बार लोग कह देते हैं कि मीडिया को भी एक चौथा स्तंभ है, लेकिन एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड इट इज नोवेयर मेंशन, इसलिए हम उसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे। अब जब बात आती है कार्यपालिका की, अगर हम लोग बात करें तो कार्यपालिका में सबसे पहले क्या आएगा? कार्यपालिका में जो हमारे देश का जो सिस्टम है ना उसमें दो तरह की वर्किंग्स हमको देखने को मिलती है, दो तरह की चीजें हमारे सामने आती है। एक हमारे सामने होता है हेड ऑफ द स्टेट और एक होता है हमारे सामने हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राष्ट्राध्यक्ष और सरकार में मुख्य। ठीक है, तो ये दो व्यक्ति हमारे सिस्टम में रहते हैं। जहां तक हम हेड ऑफ द स्टेट की बात करते हैं तो वो हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट की हम बात करेंगे तो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति जी होंगे। और अगर हम बात करें कि सरकार के प्रमुख तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, जैसा आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ये एक एग्जीक्यूटिव और एक ये कार्यपालिका का जो ये सिस्टम है इस प्रकार से है। अब इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अब क्योंकि भारत के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, देश के प्रथम नागरिक उनको कहा जाता है। ठीक है, अब उनके बारे में जानना, उनका चुनाव, उनकी वर्किंग, उनकी शक्तियां, क्या क्या सिस्टम्स वो कर सकते हैं, क्या कुछ होता है, ये हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड, संविधान के जो आर्टिकल 52 जो है उसके अंदर हमको राष्ट्रपति महोदय के बारे में बताया गया है। ठीक है, भारत के राष्ट्राध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होंगे। नाउ राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं जो हैं आप लोगों को पता है, 35 साल की उम्र होनी चाहिए उनकी, भारत के नागरिक हैं वो, और उसके अलावा संसद के किसी भी सदन या कहीं भी जो है वो मेंबर नहीं होने चाहिए। और अगर वो कहीं किसी सदन के मेंबर वगैरह हैं तो वो अपना पद ज्वाइन करने से पहले उस पद को त्याग देंगे। ठीक है, ये तो उनका एक बेसिक जो है एलिजिबिलिटी में कहूँगा या क्या अर्हता होनी चाहिए ये राष्ट्रपति बनने के लिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी ये इस प्रकार से रखी जाएगी। उसके बाद एक चीज आती है कि राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो कैसे होता है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स होल कंट्री। ठीक है, वो भारत के प्रथम नागरिक हैं, तो क्या जनता उनके चुनाव में भाग लेती है? नहीं, नॉट लाइक दैट। डायरेक्टली जनता उनके चुनाव में भाग नहीं लेती है। ठीक है, तो फिर कैसे उनका वोटिंग सिस्टम होता है? उनका वोटिंग सिस्टम होता है एक इलेक्टोरल कॉलेज बना हुआ होता है ना, एक निर्वाचक मंडल बना हुआ होता है जिसके सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए मेंबर्स प्लस
देश भर की जो विधान परिषदें हैं हमारी, देश भर की जो विधान परिषद जो है, चाहे उसमें विधानसभा भी आ गई आपकी और परिषद भी आ गई, उनके चुने हुए मेंबर्स मिलकर, ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से रखेंगे कौन कौन हुए इसके मेंबर। लोकसभा, राज्यसभा के चुने हुए मेंबर्स प्लस राज्य की विधानसभाओं, विधानमंडल के चुने हुए सदस्य प्लस जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अंदर भी मेंबर्स चुने जाते हैं, वो सभी मिलके एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और ये मिलकर एक प्रोपोर्शनेट स्कीम जो होती है, मीन्स होता क्या है इसके अंदर, हर राज्य से जो उसकी पॉपुलेशन है, हर राज्य से उसकी पॉपुलेशन के रेशियो में जितने लेजिस्लेटिव मेंबर्स उस राज्य से हैं उनको 1000 से जो है मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है और उसके बाद जो है उनका जो नंबर आता है वो एक राज्य के किसी भी मेंबर का मत माना जाता है और उसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि हर विधानसभा के हर मेंबर का जो वोट होगा वो राष्ट्रपति को चुनने में महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो इनका जो चुनाव है राष्ट्रपति महोदय का, वो भारत की जनता से डायरेक्टली नहीं होके इनडायरेक्टली जनता ने जो चुने हुए मेंबर्स हैं, आप देखिए चाहे राज्यसभा में मेंबर्स हों चाहे लोकसभा में मेंबर्स हों, ये सभी मेंबर्स डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अपने विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं ये भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं और ये लोग मिलकर फिर आगे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रेफरेंस वाइज वोट पड़ते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस वाइज वोट मींस कि फॉर एग्जांपल 4 कैंडिडेट्स हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया, सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया, थर्ड प्रेफरेंस किसको दिया, हर मेंबर जो है, जो चुनने वाला जो मंडल का हर जो वोटर है वो क्या करेगा, सभी को प्रेफरेंस में नंबरिंग करेगा और जो मेंबर जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, जो प्रत्याशी उतने चुने हुए मेंबर्स के आधे से ज्यादा को कवर कर लेगा, मींस फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, पहले प्राथमिकता के वोट, ठीक है, वो जो है राष्ट्रपति हमारा चुना जाएगा। ये थोड़ा सा एक टेक्निकल है राष्ट्रपति के चुनाव का पार्ट, इसमें हमको इतना जाने की जरूरत नहीं डिटेल, लेकिन निर्वाचक मंडल इसका क्या है वो हमको जानना जरूरी है और कौन कौन उसके सदस्य हैं वो जानना जरूरी है, वो हमने देख लिया। अब उसके बाद ही इनका टेन्योर कितना है, 5 साल का टेन्योर भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति का रहता है और किसी भी तरह की कोई वैकेंसी वगैरह बाय दी डेथ या फिर कोई और रीजन रहा हो, उसकी वजह से जब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो जाती है तो चुनाव जो है वो 5 वर्ष से पूर्व भी कराए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जब हम राष्ट्रपति चुनते हैं और राष्ट्रपति चुनने के बाद ये क्या सरकार के अंग में आ जाते हैं या सरकार से बाहर रह के कार्य करते हैं या सरकार का पार्ट होते हैं। जहां तक मैं कहूं कि अगर भारत की संसद का निर्माण जब होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट पार्लियामेंट, ठीक है। जब भी हम कहेंगे कि संसद क्या है, तो संसद भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है, ओके। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हाँ वो भारत के संसद के भी एक तरह से जो है मुख्य अंग है, ठीक है। अब अब वो सबसे इम्पोर्टेंट अंग हो गए, 5 साल के लिए उनको चुन लिया गया और देश भर के रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनको चुना है, तो हम ये मानेंगे कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट वो जनता के भी प्रतिनिधि हुए, प्रथम नागरिक हो गए, ठीक है। और राष्ट्र के अध्यक्ष होंगे, सारे राष्ट्र से रिलेटेड जो कार्य होंगे, मेरी बात आप ध्यान से सुने, राष्ट्र से रिलेटेड मीन्स जब हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी संधि करेंगे, कोई भी विदेश संव्यवहार करेंगे, तो वो हमारे राष्ट्रपति का जो है उसमें रोल रहेगा, नो डाउट। देखिए यहाँ पे एक डिबेट कई सालों से हमारे यहाँ पे चलता है कि
राष्ट्रपति का जो सिस्टम होता है या पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ना, कौन सी प्रणाली अच्छी है? संसदीय प्रणाली जो भारत में है, ब्रिटेन में है, यहाँ पे जो लागू है, या फिर राष्ट्रपति वाली प्रणाली जो हमने अमेरिका में देखी, ठीक है, कि जहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है कि हम जो है संसद में चुने हुए सदस्यों को चुनकर, है ना, उनको इलेक्ट करके और उनको हम संसद में भेजते हैं, और वो संसद के मेंबर्स लोकसभा के प्रति और जनता के प्रति जो है उत्तरदायी हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारी डेमोक्रेसी का पार्ट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि चुने हुए प्रतिनिधि जो है अपने कार्यों के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है। लेकिन जहाँ पे राष्ट्रपति वाला सिस्टम जो होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसा कि आप लोग अमेरिका में देखते हैं, वहां पे जो राष्ट्रपति होता है वो सबसे पावरफुल व्यक्ति हो जाता है, ठीक है। वो अपनी जो मंत्रिमंडल है या अपनी कैबिनेट है वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है, तो उसके पास पावर हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, मंत्रिमंडल के सदस्य भी वही होंगे जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे सरकार के द्वारा, सरकार में वही लोग रहेंगे जो चुने हुए प्रतिनिधि है। तो इस तरह से हमारे यहाँ का सिस्टम अलग है, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है ना। अलग कैसे है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है, लोकसभा में जिम्मेदारी बन जाती है। आप देखते हैं कि हर बिल के ऊपर वोटिंग होती है, और वोटिंग के बाद विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव भी कई बार सरकार के खिलाफ जो है, अगर कंसेंसस नहीं है तो वो भी लाया जाता है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी भी होती है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट पार्ट हैं, तो उनका कार्य क्या रहता है? उनका कार्य हमेशा ये रहेगा कि संसद सत्रों को बुलाना, आहूत करना, संसद कब कॉल की जाएगी, कब नहीं कॉल की जाएगी। मंत्रिमंडल जो है, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल जो एक सिफारिश भेजता है, और उसके बाद वो जो है सत्रों को आहूत करते हैं। प्लस इम्पोर्टेंट कुछ बिल्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट विधेयक जो होते हैं वो राष्ट्रपति की सहमति से ही पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं। राष्ट्रपति की सहमति, जैसे धन विधेयक हुआ, ऐसे इम्पोर्टेंट विधेयक में राष्ट्रपति की प्रायर कंसेंट, उनकी उनकी सहमति जो है वो ले ली जाती है, और उसके बाद इन बिल्स को जो है प्रेजेंट किया जाता है। अब होता क्या है, जब बिल प्रेजेंट किया, फॉर एग्जांपल बिल प्रेजेंट करने के बाद जब एक संसद का सदन जो है उसको पास कर लेता है, फिर वो दूसरे सदन में जाता है, और वो दूसरा सदन भी जब उसको पास कर देता है, तो वो बिल जाता है राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर होने के बाद वो जो बिल जो है वो कानून के रूप में हो जाता है। तो जब तक वो इंट्रोड्यूस हुआ, जब वो इंट्रोड्यूस हुआ, संसद के किसी भी सदन में गया, जैसे आपको बताऊं मैं, मनी बिल जो होगा, धन से संबंधित विधेयक जो होंगे, वो सभी हमेशा राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। मनी विधेयक, धन विधेयक हमेशा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। उसके अलावा जो बिल्स वगैरह हैं वो कई बार क्या होते हैं, लोकसभा में लाए जाते हैं। वैसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है, देखिए, लेकिन धन विधेयक की बात मैं स्पेशली बता रहा हूँ आपको कि वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो। तो विधेयक जो आता है, जो बिल आता है, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस होगा एक सदन में, एक सदन ने उसको पास कर दिया, फिर वो दूसरे सदन में जाता है, और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, और उसके बाद वो विधेयक जो है वो कानून का, लॉ का जो फॉर्म होता है उसको फ्रेम कर देता है, ठीक है। तो कानून बन जाता है, और जो उसकी डेट होती है उस डेट से वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति जी बिल्कुल संसद से अलग हैं, नहीं, वो एक महत्वपूर्ण पार्ट हमारी संसद का है, और वो रहेंगे, ठीक है। दिस इज द सिस्टम। अब अगर हम बात करें कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है, आप लोगों में से किसी ने इम्पीचमेंट का नाम सुना है? एनीवन ऑफ यू? हाँ, महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग, यस, ठीक है। महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो क्यों, वो राष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में लाई जाती है, ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि इम्पीचमेंट का जो महाभियोग का जो सिस्टम है ये कब लाया जाता है कि जब उनके द्वारा संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया गया। क्योंकि सभी, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे सभी मंत्री हो, आप हमेशा देखेंगे संविधान की रक्षा करने की ही शपथ लेते हैं। ठीक है, हमेशा आप ध्यान रखिए जब भी शपथ लेंगे तो संविधान की और उसकी रक्षा करने की और संविधान के अकॉर्डिंग जो है गवर्नेंस करने की ही शपथ लेते हैं। चाहे कहीं के भी मिनिस्टर्स हों, चाहे हमारे राज्यों के प्रधानमंत्री हों, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री हों, चाहे मिनिस्टर्स हों किसी भी लेवल पे, तो उन सभी का यही सिस्टम रहता है। ओके, तो महाभियोग लाने के लिए सबसे पहला वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अलावा जिस सदन में, संसद के जिस सदन में वो लाया जाना है उसके 1/4 मेंबर्स जो हैं वो प्रायर साइन करके इस तरह का रिजोल्यूशन लेकर आएंगे, 1/4 मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। ठीक है, अब 1/4 मेंबर्स वो लेकर आए वो रिकमेंडेशन, रिजोल्यूशन, और उसके बाद 2/3 जो उस सदन के मेंबर्स हैं, जब वो 2/3 मेंबर्स उसको पास कर देते हैं तो फिर वो जाता है कहाँ पे, दूसरे हाउस में, जो संसद का दूसरा सदन है। आप लोग जानते हैं ना हमारे यहाँ की लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। देखिए ऑनलाइन में थोड़ा सा टीच करने में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम तो होता ही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी, आपको कहूंगा मैं, जो दूसरा सब्जेक्ट है वो तो क्या है कि हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी मिक्स्ड अप। तो हमको कई सारी चीजें जो है, सिविल नागरिक शास्त्र भी आ जाता है इसमें, संविधान भी आ जाता है, आपका लॉ भी आ जाता है, सीआरपीसी भी आ जाता है, काफी सारी चीजें आ जाती है। इसलिए हमको वेल कनेक्टेड थोड़ा सा रहना जरूरी होता है इसमें। ठीक है, तो एक सदन से वो दूसरे सदन में जब जाएगा तो दूसरे सदन उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। और यहाँ पे ये भी प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति महोदय चाहे तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए या अपना जो वर्जन है वो रखने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, और ये जब दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो उस दिनांक से वो भारत के राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहेंगे। ये एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, महाभियोग हम लोग जिसको कहते हैं। थोड़ा सा जानकारी में आप लोग रखें क्या सिस्टम है इसका। एक बारी थोड़ा सा मैं वापस ब्रीफ कर देता हूँ कि संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में ये लाया जाएगा और उस सदन के 1/4 जो मेंबर्स हैं उनकी सहमति से, उनके हस्ताक्षर से ये रिजोल्यूशन लाएगा। और अगर इस रिजोल्यूशन को उस सदन के 2/3 मेंबर्स पास कर देते हैं तो फिर ये जाएगा दूसरे सदन में। वहां पे इसको चार्जेस जो भी लगाए गए राष्ट्रपति जी के ऊपर की भाई उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और जब ये इस सदन के, दूसरे सदन के भी मेंबर्स 2/3 बहुमत से जब इसको पास कर देते हैं तो उस दिनांक से राष्ट्रपति उस पद पर नहीं समझे जाएंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट। नाउ राष्ट्रपति चुने गए, अब उनसे, उनके इलेक्शन से संबंधित कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, कुछ है, तो उसको सुनने के लिए कहाँ जाया जाएगा हमारे पास? उसको सुनने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? भारत के उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर हम लोग जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो इसमें अंतिम होगा। Decision of the Supreme Court shall be final in this matter, and once the Supreme Court decides the whatever is the judgment, उसके बाद जो है राष्ट्रपति के उस पर्टिकुलर चुनाव के ऊपर किसी तरह का कोई लिटिगेशन नहीं लाया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात की चुनाव सबसे पहले, उसके बाद वो क्योंकि अंग है पार्लियामेंट का तो किस किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, किस किस प्रकार से वो रहते हैं। उसके बाद ही इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, महाभियोग हमको जानना जरूरी है। उसके बाद उनके चुनाव का तरीका जो है और कैसे उनको हटाया जाएगा ये तरीका। उसके बाद उनके इलेक्शन से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो कहाँ जाएगी? वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जाएगी।
तो ये तो बेसिक्स बातें हैं, ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति जी की शक्तियों की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो शक्तियां क्या क्या हैं उनके पास। सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिप्लोमेटिक पावर्स, ठीक है, डिप्लोमेटिक पावर्स की अगर हम बात करें, राजनयिक शक्तियों की, तो भारत के विभिन्न देशों में जितने भी राजदूत हैं, जितने भी एम्बेसीज में जो मेंबर्स वगैरह हैं, वो सभी राष्ट्रपति जी द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। कहाँ हम देखते हैं ना कि राजदूत हमारे एम्बेसडर्स विदेशों में वगैरह में लगे होते हैं। तो ये सारे जो काम, सारी जो नियुक्तियां होती है, राजनयिक नियुक्तियां वगैरह, डिप्लोमेट्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स, जो हम अपना फॉरेन में जो हम डिप्लोमेट्स अपने अपॉइंट करते हैं, वो सारी नियुक्तियां जो है राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से की जाती है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, संघ के अंदर जितनी भी नौकरियां वगैरह हैं, सब जितनी भी जॉब्स होती हैं, वो सारी मानी जाती हैं कि वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, ठीक है। राज्यों में उसी प्रकार से जो है राज्यपाल महोदय जो है गवर्नर के नियुक्तियों से की जाती है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि जो सारे जो कार्य यूनियन में, केंद्र में संपादित किए जाते हैं, वो सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जी को देखिए, कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई, एक डिबेट होता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ, जब जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्क कर रहा है और जब हम कहते हैं कि कैबिनेट ही हर सिफारिश करता है और उसके बाद राष्ट्रपति जी उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर उनकी जरूरत क्या है। ऐसा एक डिबेट भी चलता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है और ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, डेमोक्रेसी का एक इंटीग्रल पार्ट कहूंगा मैं, इसीलिए राष्ट्रपति जी का होना जरूरी है। चाहे सारे कार्य केंद्र के उन्हीं के माध्यम से संपादित होते हैं, और सारे कार्यों में वो जो है मंत्रिमंडल जो होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उसकी सहमति के बाद उनको भेजा जाता है और राष्ट्रपति जी उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो राजनयिक शक्तियों के साथ ये भी एक शक्ति राष्ट्रपति जी की जुड़ी हुई है। उसके अलावा एक लेजिस्लेटिव पावर की अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति जी की, विधायिका का पावर, ये क्या पावर है राष्ट्रपति जी के पास, बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123, 123 जो आर्टिकल है, इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट पावर जो है वो दिया गया है। और वो क्या पावर है कि जब संसद का कोई भी सत्र सदन में नहीं है या वर्किंग में जिस समय नहीं है, ठीक है, जैसे अभी इस समय जो है संसद का सत्र जो है सस्पेंडेड है, एडजर्न किया जा चुका है। तो जब कोई भी संसद का सत्र सिस्टम में नहीं है और ऐसी कोई एक आवश्यकता आन पड़ी है कि एक कानून जो है लाया जाना जरूरी है, ठीक है। क्यों लाया जाना जरूरी है, देखिए, कई बार क्या ऐसी सिचुएशन बन जाती है इमरजेंसी वगैरह में, या ऐसी कोई नीड आ जाती है, क्योंकि उसको बिल बिल लाके और फिर उसको पास कराने में जो समय लगेगा, मींस एक सदन में जाएगा, फिर एक सदन से पास होगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, वहां से पास होगा, और सदन सत्र कोई है भी नहीं उस समय से वर्किंग में, तो और कानून लाना बहुत जरूरी है। देखिए, देश का सिस्टम है, देश को चलाना है, तो कभी भी नीड ऑफ द आवर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो उस समय जो है मंत्रिमंडल जो है ऐसा एक विधेयक जो मैं कहूंगा वो बनाकर भेजते हैं, और राष्ट्रपति जी ऐसे ऑर्डिनेंस पर हस्ताक्षर करके उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कहते हैं। और ऐसा कोई भी विधेयक जो लाया जाता है जब कोई भी सदन नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है, संसद का, तो इस विधेयक को जब वो हस्ताक्षर कर देते हैं, तो ये एक लॉ की तरह उस 6 महीने के लिए, मीन्स कितने टाइम के लिए, एक बारी लाने के बाद 6 महीने के लिए, या फिर अगर वापस सत्र आउट हो जाता है तो उसी विधेयक से संबंधित जो है वो बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा और फिर वो उसी सिस्टम में आएगा, ठीक है। तो ये जो बिल लाया जाता है, ये जो विधेयक जो लाया जाएगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के आर्टिकल 123 के अंदर जो ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, इट शैल हैव द पावर ऑफ द लॉ,
इसके पास वही पावर होगी जो एक संसद के पास हुए जो विधेयकों के द्वारा जो होगी उसी तरह की पावर्स होगी, और ये तब तक एग्जीक्यूशन में रहेंगी। देखिए, या तो राष्ट्रपति जी उसको विड्रॉ नहीं कर लें अपने आप, ठीक है, या फिर संसद के सत्रों में उसी मामले से संबंधित कोई बिल रखा गया और वो बिल जो है पास हो गया, ठीक है। तो ये जो पावर जो होती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर जो होती है, ये राष्ट्रपति के पास भी होती है 123 में, और 213 जो संविधान का आर्टिकल है उसमें राज्यपाल के पास भी होती है, ठीक है। तो इनका जो एग्जीक्यूशन है वो ऐसे ही समय में किया जाएगा कि जब दोनों सत्रों में से कोई भी नहीं है और एक अर्जेंट कानून की जरूरत पड़ी है, तो ये जो ऑर्डिनेंस होगा इट विल वर्क एज द लॉ। ये उस समय कानून के रूप में कार्य किया जाएगा और इसकी वही सिस्टम रहेगा जो एक संसद के सत्र द्वारा पास विधेयक का होता है, ठीक है। तो ये जो है लेजिस्लेटिव पावर इनकी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा सत्रों को आहूत करना, सत्र समाप्ति की घोषणा करना, ठीक है। उसके अलावा जो है मतलब नई जब सरकार बन जाती है सेशन को प्रोरोग करना फिर से, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिशन पावर जो होती है वो कई बारी राष्ट्रपति जी के पास आ जाती है, और कई बारी इस मामले में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं कि भाई किस सरकार को बुलाना चाहिए। देखिए, जो कोएलिशन गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसके अंदर ही यही प्रॉब्लम रहती है कि अगर सीट देखो, अगर मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट जो है, मेजोरिटी सीट्स अगर सरकार के पास है या किसी एक दल के पास आ चुकी है, ठीक है, चुनाव में, तो इट इज इजी कि भाई वो जो है उनको जो सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो चुनाव में जीत के आई है उसको बुलाएंगे और उसको बोलेंगे कि सरकार बनाइए आप, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा जो हंग असेंबली, जो त्रिशंकु असेंबली हम लोग कहते हैं, या ऐसा आ जाता है मैंडेट कई बारी कि जब किसी भी दल को जो मेजोरिटी नहीं मिलती, तब जो है राष्ट्रपति जी अपना डिस्क्रिशन, अपना विवेक यूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से उस दल को बुला सकते हैं जिसके ऊपर उनको लगता है कि हाँ ये एक स्थायी सरकार हमको देश को दे सकता है, ठीक है। तो ये एक डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो आती है। कई बारी मैं कहूँगा राष्ट्रपति जी की भी, और कई बारी क्योंकि ये सेम पावर्स जो है ये गवर्नर की भी होती हैं। गवर्नर जी को मैं अलग से इसे टेकअप करेंगे हम लोग, लेकिन कई बारी ये जो शक्तियां हैं डिस्क्रिशनरी पावर जो राष्ट्रपति जी की हैं ये, और या फिर राज्यपाल महोदय की है, इनमें कई बारी कॉन्फ्लिक्ट होता है। कई लोग इनको चैलेंज भी कर देते हैं। आजकल तो आप देखते हैं मीडिया वगैरह भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि साहब इस पार्टी को क्यों बुलाया, इस कोएलिशन को क्यों बुलाया, ऐसा क्या है, वैसा क्या है। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स वगैरह हैं उसके बेसिस पे थोड़ा सा इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि प्रायोरिटीज उसमें फिक्स कर दी गई है ना। तो क्या प्रायोरिटीज है उसके अंदर, जैसे फर्स्ट तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाएगा। सेकंड, अगर किसी भी पार्टी को नहीं मिला है तो ऐसा कोएलिशन, ऐसा गठबंधन जो चुनाव से पूर्ण किन्हीं पार्टियों के बीच में था और जिन्होंने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की है, ऐसे को बुलाया जाएगा। और तीसरा जो प्रायोरिटी रहेगी वो ऐसे को रहेगी कि भाई जिन्होंने चुनाव होने के बाद अगर कोई गठबंधन बनाया और वो कहते हैं कि हम सरकार, स्थायी सरकार दे सकते हैं। तो ये एक तरह का कोई सेट परफॉर्मा नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बेसिस पे ये बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। तो इस चीज में थोड़ा सा एक जो है डिस्क्रिशनरी पावर जो है प्रेसिडेंट महोदय का आ जाता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट एक चीज आती है, वो आता है कि सैन्य शक्तियां जो है राष्ट्रपति महोदय की। तो तीनों सेनाएं जो है भारत की, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों जो फोर्सेस हैं इनके जो हेड होंगे वो हमेशा भारत के राष्ट्रपति ही होंगे। सेनाएं जो है वो इन्हीं के कमांड में जो है वर्क की हुई मानी जाएंगी, और जो है सारे डिसीजंस वगैरह जो होंगे वो, क्योंकि वो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं, और किसी भी राष्ट्र का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो उसका डिफेंस होता है, सिस्टम होता है। तो वो उसी प्रकार से जो सैन्य शक्तियां सारी जो है राष्ट्रपति महोदय के अंदर जो है निहित की जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, न्यायिक शक्तियां, है ना।
न्यायिक शक्तियों में सबसे पहली चीज आती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्तियां जो होती है वो प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के भी, कभी भी कंफ्यूजन में ना रहे आप लोग। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी सभी की नियुक्तियों का काम जो है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक चीज और ले लूंगी, आपके संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हों तो उसके चेयरमैन हों, आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो, भारत के महान्यायवादी जिसको हम लोग कहते हैं, उनकी नियुक्ति। ठीक है, मैक्सिमम पदों की नियुक्तियां जो होती है ना वो हमेशा बाय वारंट एंड सील ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही की जाएगी संघ के अंदर। ठीक है, जितनी भी नियुक्तियां होगी। तो जहां तक मैं जुडिशियल पावर्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला जुडिशियल पावर में तो यही है कि भाई वो जो है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियां वही काम करेंगे। और उसके अलावा जो जनरल जो वर्किंग्स जो आती हैं राष्ट्रपति जी की, उसमें ओथ दिलाना प्रधानमंत्री को, उनके मंत्रिमंडल को, जब जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होंगे या कुछ भी होगा, आप देखेंगे कि हमेशा राष्ट्रपति जी जो है उसमें मेन की रहेंगे और उनकी जब सहमति होगी और उसके बाद वही जो है उनको संविधान की रक्षा की जो है शपथ जो है वो दिलाते रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा इमरजेंसी पावर्स जो है, इमरजेंसी पावर्स की अगर मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में ही इसको लूंगा क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस के ऊपर एक डिटेल्ड चैप्टर भी पूरा है। ठीक है, तो इमरजेंसी पावर्स वही है कि आपातकाल की घोषणाएं जो होती है वो भारत में, चाहे वो 352 नेशनल इमरजेंसी हो, 352 आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे प्रेसिडेंशियल रूल होता है 356 के अंदर, चाहे वित्तीय आपातकाल जो होता है 360 के अंदर, सारी घोषणाएं जो हैं वो कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, अभी हम इतना ही जानेंगे क्योंकि हम इस चीज को डिटेल में वापस से टेकअप वैसे भी करने वाले हैं। ओके, तो ये एक राष्ट्रपति जी का जो है भारत में वर्किंग, और मैंने आपको जैसा कहा कि संघ के सारे कार्य जो होते हैं वो संपादित राष्ट्रपति जी के नाम से ही होंगे। ठीक है, भारत सरकार अगर किसी के साथ कोई ट्रीटी करती है, कोई संधि करती है, विदेश से कोई भी संविहार करती है तो हमेशा राष्ट्रपति जी का वारंट, साइन, सील सभी कुछ रहेगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ जो शक्तियां हैं जुडिशियल पावर्स के अंदर ही मैं कहूंगा, जैसे माफ करने की शक्तियां जो होती है, क्षमादान दे दिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है, रिप्राइंड कर दिया, पार्डनिंग पावर्स, इन सबको आज तो हम लोग ज्यादा डिटेल नहीं ले पाएंगे, लेकिन कल में इन सारी जो पावर्स में है कैसे सस्पेंड वो करते हैं, कैसे वो सारे दंडों को, चाहे कोर्ट मार्शल वगैरह के भी हों, सभी दंडों के साथ वो कैसे डील करते हैं, इस मामले में हम लोग जो है कल थोड़ा सा डिटेल जो है बात करेंगे। ठीक है, और बाकी तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि नोट्स की आप लोग चिंता नहीं करें, मैं नेक्स्ट वीक तक कोशिश करूंगा कि आप लोगों को नोट्स अवेलेबल हो जाए। कई बार हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को लगता है कि भाई स्पीड जो है वो थोड़ी फास्ट होती है, लेकिन बिकॉज वी हैव नो इंटरेक्शन इन दी ऑनलाइन सेशन, बेटर तो देखो ऑफलाइन मोड ही होता है बेस्ट वे ऑफ टीचिंग। लेकिन यहाँ भी मैं हम कोशिश करेंगे कि पहले हम लोग जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक बार ही सारे को कवर कर लें। ठीक है, उसके बाद इफ यू विल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, अगर हम लोगों को कोई उसके बाद भी कोई समस्या रहती है तो हम टॉपिक्स को फिर से एज ए मोड ऑफ रिवीजन ले सकते हैं। और जहाँ तक बात है नोट्स की, तो नोट्स मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। तो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कल हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कंटिन्यू करेंगे, कुछ और शक्तियां वगैरह जो उनकी जो जो कॉमन बातें हैं वो लेंगे, और उसके बाद हम कार्यपालिका, सॉरी, हम जो पार्लियामेंट जो है हमारा, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ।
बट कई बारी क्या ऑनलाइन में थोड़ा स्पीड फास्ट हो ही जाती है, बट यू डोंट वरी, नोट्स भी आप लोगों के पास आ जाएंगे और हम लोग जब तक क्लासेस हैं तब तक तो हम लोग डिस्कशन करते ही रहेंगे। और इवन इफ द क्लासेस आर ओवर, उसके बाद भी आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो आई एम ऑलवेज देयर एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न। थोड़ा सा ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो मामला है इसमें थोड़ा सा हमको बोलते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है, और क्योंकि हम लोग क्या है, संविधान के बारे में कई बार प्रेजुडाइज भी हो जाते हैं। इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं होता है ना, इसको हमको समझना ही है। और जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी अगर आपने समझ रखा है तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आएगा, है ना। केस लॉ इस टॉपिक में करना होगा। देखिए, जहाँ तक बात है संविधान की, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको केस लॉज आते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे कल कुछ केस लॉज, अगर उनके इलेक्शन से रिलेटेड या ऐसा कुछ है इम्पोर्टेंट केस लॉज जो है वो हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि केस लॉज आपको आता है अच्छी तरह से तो ही हम एग्जामिनेशन में लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी केस लॉज हैं या जो इसका जो रिमेनिंग पोर्शन विल टेक अप टुमारो, है ना, हम लोग इसको कल करेंगे। और बाकी आप लोगों को सभी को ध्यान तो रखना ही है अपना। आई होप कि सभी ऑल ऑफ यू आर वेल एट योर होम, और घर में सभी का ध्यान रखें आप लोग। खत्री शिवी ने लिखा है सेक्शंस आर इम्पोर्टेंट टू लर्न। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो सेक्शन नहीं, आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना शिवी। तो मेजर सेक्शन, मेजर आर्टिकल्स अगर आप लोगों को याद है तो वेल एंड गुड है। जैसे इम्पीचमेंट का सेक्शन आर्टिकल आपको याद है, और या फिर जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का आपको याद है। अगर आपको याद है तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज ये क्या है कि देखो, क्योंकि क्या होता है कि मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, सिंपल सी बात, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल एग्जाम्स, और ये तो आप लोग को जो प्री का जो एग्जाम्स जब भी होता है तो उसमें क्या ये फैक्चुअल चीजें आती है, दीज आर दी फैक्ट्स। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मेकिंग आवर कंसेप्ट्स, ठीक है, ये जो डिस्कशन करके या जो चीजें बातें करके, और ये चीजें होती है, ये रटने की चीजें होती है। बिल्कुल इसमें कोई दिमाग अप्लाई नहीं करना होता है। 52 में है प्रेसिडेंट तो है, उसमें आप क्या कॉन्सेप्ट बनाओगे, नथिंग। ओके, देयर इज नथिंग वे, बस हाँ क्रैम करना। देखिए, मैं जब अगर अपनी बात करूं तो मैं यूपीएससी इंटरव्यू दिया हुआ हूँ 2 बारी आईएएस का। तो हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग तो वी यूज टू फ्यू थिंग्स वी यूज टू क्रैम एंड फ्यू थिंग्स वी यूज टू मेक द कॉन्सेप्ट्स, है ना। तो कई सारी आर्टिकल्स जो है वो हम लोग क्या रट लेते थे। उस रटने के अलावा उसमें कुछ नहीं होता है। मैंने आपको बताया ना, अगर कोई कहता है कि रटा नहीं जाता है तो इन चीजों को रटा जाता है। किनको, कि हाँ 52 में क्या है, 61 में क्या है, 72 में क्या है, ये चीजें डायरेक्ट, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन जब आपका आता है वहां पे प्रीलिम्स में डायरेक्ट ये आता है कि इम्पीचमेंट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तो वहां पे आप कॉन्सेप्ट क्या करोगे, आपको पूरा प्रेसिडेंट पता है लेकिन आपको ये पता नहीं कि किस आर्टिकल में, तो यू वॉन्ट बी एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। सो ऐसा नहीं है। ट्राई की 2-4 अगर आपको आर्टिकल्स याद हैं तो अच्छी बात है ये, लेकिन गलत ना लिखें। कई बारी बच्चे लिखते हैं हाँ सर को क्या पता होगा, तो 52 की जगह 58 लिख दिया, 52 की जगह 42 लिख दिया। डोंट डू लाइक दैट, ऐसा नहीं करें। अगर हमको सही आता है तो ही हम लोग लिखेंगे, है ना, अदरवाइज डोंट कोट दी रॉन्ग वन। और हाँ, अगर आप लोगों को सारे आर्टिकल्स आते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। जो लोग अच्छी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं आईएएस की, या मैं कहूँगा जुडिशरी वगैरह की भी, तो उनको थोड़ा सा क्रैमिंग भी आना चाहिए, क्रैम करना रटना भी आना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स तो आप लोगों को बनाना ही है ना। और कॉन्सेप्ट्स, जहाँ तक कॉन्स्टी की बात है, थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर, नंदीग्राम से ममता बनर्जी हारने के बाद सीएम कैसे बन सकते हैं, कुछ आप इसमें बताएंगे? ओके, अच्छा, मुझे लगा क्या यू आर आस्किंग समथिंग पॉलिटिकल। नो सर, नहीं नो नहीं, सर। देखिए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा एक चीज समझिए, चाहे वो
संसद का चुनाव हो चाहे राज्य विधानसभा का चुनाव हो, किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है, किसी को भी मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया जा सकता है, या मैं कहूं कि मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, बशर्ते कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर, अगर वो संसद में है तो किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, या फिर अगर विधानसभा है तो किसी भी विधानसभा सीट को विदिन 6 मंथ जो है वो चुन के आना पड़ेगा। तो 6 महीने तक कोई भी रह सकता है और 6 महीने के अंदर अंदर उसको इलेक्ट होके फिर से आना पड़ता है किसी भी सदन के अंदर। सो एज फार एज ममता बनर्जी इज कंसर्न, वो नंदीग्राम से हार भी गई हैं तो अभी ओथ ले सकती है और बन सकती हैं। 6 महीने के अंदर अंदर कोई न कोई सीट जो है या तो उनके लिए कोई खाली करेगा उनका मेंबर, या फिर जहाँ खाली सीट होगी वहां से वो कंटेस्ट करेंगी, एंड उसके बाद अगर वो विन कर जाती हैं तो शी विल कंटिन्यू, और विन नहीं करती हैं तो शी हैज टू रिजाइन। 6 मंथ तक रहा जा सकता है। ओके। किस्मत बानो, एनवायरमेंट की क्लास होगी बेटा आपकी 11 o'clock पे होगी, है ना? सर बेटा। क्वेश्चन था सर, अगर ममता बनर्जी अगर हार गई अगर इलेक्शन में, जो 6 मंथ्स बाद वो कंटेस्ट करेगी, तो क्या उनकी जो गवर्नमेंट बनेगी वो कोलैप्स हो जाएगी, मतलब या फिर कोई नया चुनेंगे वो? ऐसा कभी नहीं होगा कि उनके पास 6 मंथ की तो अपॉर्चुनिटी है ही है, 6 मंथ में वो रहेंगी। हाँ, अगर देखो अगर वो इस्तीफा देती हैं, मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देता है तो सरकार गिर जाती है, लेकिन वो क्योंकि इस्तीफा देंगी नहीं, आप जानते हो, शी विल अगेन जो है वो कहीं न कहीं से इलेक्शन कंटेस्ट करके और शी विल बी एबल टू मैनेज और वो जीत जाएंगी। ठीक है। लड़के आएगी या हाँ भूपेंद्र, 6 महीने बाद वापस इलेक्शन लड़ेंगे क्या? 6 महीने तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको इलेक्शन जीतना है किसी न किसी सीट से, किसी न किसी सीट से 6 महीने में उनको इलेक्शन कंटेस्ट करना है और जीतना ही पड़ेगा। हारे हुए को तो कैसे बनाएंगे, चुने हुए प्रतिनिधि तो जीता हुआ ही होना चाहिए ना। लेकिन हाँ 6 महीने तक वो रह सकती है विदाउट एनी इंटरफेरेंस, 6 महीने तक कोई भी रह सकता है। ठीक है, मीन्स किसी को भी बनाया जा सकता है और 6 महीने में उसको चुन के आना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।